तो इस क्लास में हम लोग प्रीलिम्स डोजियर करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस सीएसई प्रीलिम्स 2023 का सेट ए का 4 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो अभी का जो करंट अफेयर्स है उस पर बेस्ड एमसीक्यू भी करेंगे। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। Walbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following। देखो बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भले ही 2023 में पूछा गया हो, अभी भी इस पे काम हो ही रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि वेलबैचिया क्या है, तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, समझे ना। और हमें ये समझना होगा कि ये इंसेक्ट के ऊपर रहता है नॉर्मली, ठीक है। वेलबैचिया बैक्टीरिया जो है वो इंसेक्ट के अंदर रहता है। जब आप वेलबैचिया बैक्टीरिया को ना, वेलबैचिया जो बैक्टीरिया है उसको आप मस्कीटो के साथ ब्रीड करवा दो या मस्कीटो के साथ उसको कंबाइन कर दो ना, तो मस्कीटोस के पास जो एबिलिटी है पैथोजन कैरी करने का, उसके पास जो एबिलिटी है वायरस कैरी करने का, वो ख़त्म हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है। तो ये तो लगभग 10 साल से इसके ऊपर प्रयास हो रहा है। और अभी क्या है, रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि जो मलेरिया जो बीमारी है, जो तुम्हारा प्लाज्मोडियम का बेस होता है, पैरासाइट का बेस होता है, उसके ऊपर भी चल रहा है रिसर्च, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। क्या वेलबैचिया बैक्टीरिया को जो पैरासाइट कैरिंग मलेरिया जो है उसके साथ यदि मिला दिया जाए तो क्या वो न्यूट्रलाइज हो सकता है? तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, ए फॉर एप्पल, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटोस। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक on farmland extensively, increasing the alkalinity of oceans by adding lime, and third one is capturing carbon dioxide released by various industries and pumped it into abundant subterranean mines in the form of carbonated waters। तो क्या पूछा जा रहा है कि जो दिया गया है एक्टिविटीज़, इसमें पूछा जाए कौन सा एक्टिविटी जो है जो कि कार्बन कैप्चर के लिए और सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल है, यानी कार्बन एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है। तो क्या क्या तरीका हो सकता है? तो पहला तरीका भी करेक्ट दिया गया है। यदि हम ग्राउंड में ना बसाल्ट रॉक का फाइन पार्टिकल्स यदि हम लोग छिड़क दे, स्प्रेड कर दे फार्मलैंड पे, तो उससे क्या होता है कि जो भी सनलाइट आ रहा है ना, जो भी सनलाइट आ रहा है, जो रिएक्ट होता है उससे कम हो जाता है। आई मीन वो एक तरह से ना एल्बिडो का काम करता है। यदि आप बसाल्ट रॉक पूरी तरीके से फार्म लैंड पे ऊपर स्प्रेड कर दोगे ना, तो वो बेटर है। उससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कम होता है, यानी कि कार्बन को आप रिड्यूस कर सकते हो। ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। नंबर 2 देखोगे, जैसे मान लो कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है कि ओशन में एसिडिफिकेशन हो रहे हैं, पीएच लेवल कम हो रहा है। जैसे नॉर्मल पीएच लेवल देखोगे ओशन का तो कितना रहता है, 8 और 8.2 के आसपास, कोई 7 और 8 के बीच में कह सकते हो। मगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के वजह से ओशन क्या एसिडिफिकेशन की तरफ जा रहा है, एसिड की तरफ जा रहा है। और उसके वजह से जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पूरी तरीके से स्केलेटन पे डिपेंडेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट पे डिपेंडेंट, वो घट रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि जो बेसिसिटी है तुम्हारा ओशन का, उसको बढ़ाने के लिए हम लाइम को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कार्बन न्यूट्रलाइज होगा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड क्या है कि कार्बन को कैप्चर करो और उसको बरी करो। तो वो भी थर्ड भी बहुत सुंदर दिया गया, जो कि जानते हो कि बहुत सारा वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये सब प्रैक्टिस होता है। तो ऑल 3 आर करेक्ट, सिफर कैट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एरियल मेटोजेनोमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो 2023 में पूछा गया है सवाल ये है कि एरियल मेटोजेनिक्स का मतलब क्या होता है, कौन सी सिचुएशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है। ये जो भी 4 सिचुएशन दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि देखो नॉर्मली यदि तुम लैंड से ना कोई भी स्पीसीज को उठाओगे तो तुमको बहुत टेस्ट करना पड़ता है उसका। यू हैव टू चेक सिक्वेंसली कि इसका टेस्ट कर लिए, इसका टेस्ट कर लिए, इसका टेस्ट कर लिए। एयर से डायरेक्ट डीएनए निकालो, कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि एयर में प्रेजेंट है उसका डायरेक्ट डीएनए लो और एक बार में उसको पता कर लो। That is called aerial metagenomics, collecting DNA sample from air in a habitat at one go, यानी एक जगह पे एक ईयर में उस पर्टिकुलर जगह पे एयर से आपने क्या किया, सैंपल लिया और एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का क्या परिस्थिति है, वहाँ का क्या स्थिति है।
वहाँ का ऑर्गेनिज्म का क्या हालत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो, एक ही बार में हो जाता है ये, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है अलग अलग स्पीसीज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70 नंबर, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा बच्चे लोग, कभी तुम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ाए होंगे, तो उसमें हम लोग बताए थे शॉर्ट टर्म्स जो पैलेंड्रोमिक होता है, जो शॉर्ट टाइम रिपीट्स होता है, एसटीडी कहते हैं उसको, जो शॉर्ट टाइम जो टेंडम रिपीट जो होता है, उसी को माइक्रो सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ के लिए होता है, ये होता है तुम्हारा स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फाउना। जो अलग अलग जो फाउना है, अलग अलग जो स्पीसीज है, उसका क्या रिलेशन रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का यूज़ करते हैं। और वो तुम्हारा वही है शॉर्ट टर्म्स, जो पैलेंड्रोमिक जो रिपीट्स होते हैं, समझे ना, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में जाकर पढ़ोगे ना तो ये विषय आएगा कि कोई चीज़ वही 5 बार रिपीट हुआ, 7 बार रिपीट हुआ, वो रिपीटेटिव चीज़ होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए फॉर एप्पल, कि ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए हमें हेल्प करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में, अलग अलग स्पीसीज का फाउना का जो अलग अलग रहा, कैसे ब्रांच से वो निकला वहाँ से, और कैसे उसमें चेंजेस आए हैं। चलो कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, सही बात है, कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कुछ भी चीज़ पास करना होगा तो सबको पूछना होगा, जितने भी मेंबर कंट्री हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा, जो एपेलेट बॉडी है वो हाईएस्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सही बात है ना। अच्छा, मिनिमम 3 जज होने चाहिए बच्चे लोग, कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 जज होना चाहिए एपेलेट बॉडी को फंक्शन करने के लिए, तो इसलिए गलत हो गया ये। और एट प्रेजेंट देखोगे तो एपेलेट बॉडी क्या है तुम्हारा, डिसफंक्शनल है सिंस दिसंबर 2019, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई अपॉइंट ही नहीं किया, कोई भेजा ही नहीं जज को। तो 1 ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 गलत हो गया, 4 ठीक है। 3 स्टेटमेंट सही हुआ ना जी, सी फॉर कैट, 3 ओनली। आगे देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है कि रॉयल्टी तो पहले स्टेट उठाता ही था, अब टैक्स भी स्टेट ही उठाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट्स हैव द राइट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन माइंस एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड इन देयर जुरिडिक्शन, एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट टाइम में ही दिया था ये जजमेंट, ये सही है। अच्छा, रॉयल्टी बिल्कुल, रॉयल्टी टैक्स नहीं है, रॉयल्टी इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी इज परमिसेबल अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट, इसी को MMDR कहते हैं एक्ट, whereas taxes on mines and minerals are based on various, सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। रॉयल्टी उठाने का जो स्टेट को जो पावर मिलता है वो MMDR एक्ट 1957 से मिलता है स्टेट को, और जो टैक्स उठाने का जो पावर मिलेगा, जो टैक्स उठाने का पावर मिलेगा उस स्टेट का अपने लेजिस्लेशन से मिलता है। बात समझे, 2 अलग चीज़ है, क्योंकि जो लैंड है ना वो स्टेट प्रॉपर्टी है, इसलिए कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि टैक्स उठाने का पूरा अधिकार है, माइन सब में ना टैक्स उठाने का पूरा अधिकार है स्टेट को। तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, डिफर्ड आउट ऑल 3। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया यहाँ से, देखो रिन्यूएबल एनर्जी पे बात है ये। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम विंड एंड सोलर? नो, इंडिया 3rd में आता है। अब जर्मनी को सरपास कर दिया हम लोग, जर्मनी को हम लोग सरपास कर दिया, बट अभी हम लोग का 3rd रैंक है आफ्टर USA, आफ्टर चाइना, USA। फर्स्ट क्या है, चाइना है, उसके बाद USA है, 3rd में हम लोग आते हैं। तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट, ये समझे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। हम लोग 3rd रैंक है और जर्मनी को सरपास कर चुके हैं हम लोग। सेकेंड देखो क्या है कि इंडिया शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू सोलर एंड विंड इज हायर देन दैट ऑफ ग्लोबल एवरेज। नो, हमारा यदि सोलर और ये दोनों जोड़ोगे तो 11-12% है, और जबकि वर्ल्ड का क्या है तुम्हारा 15 और 16% है, तो हम लोग पीछे ही है, अभी भी वर्ल्ड से पीछे ही है। तो ये आंकड़ा लिख लेना है स्टूडेंट लोग को। अच्छा, जो हाइडल सोर्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी रियल में जो जनरेट होता है वो कितना परसेंट है, तो वो तुम्हारा 8 to 9% है, ये 9 to 10 भी बोल सकते हो, या 9, हाँ 8 to 9% बोलो, ज़्यादा बेटर होगा, 8 to 9% है। रियल बोले, कैपेसिटी बिल्डिंग का बात नहीं कर रहे, रियल का बात कर रहे हैं हम लोग। बट विंड और सोलर पुट टुगेदर करोगे तो लगभग 12% है, और उसमें ज़्यादा सा कंट्रीब्यूशन किसका है, सोलर का है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू हाइडल सोर्स इन इंडिया इज लोअर दैन दैट ऑफ विंड एंड सोलर पुट टुगेदर।
इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया ये। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटेड है सोलर से, अनडाउटली बहुत ज़्यादा है, विंड से बहुत ज़्यादा है, समझे ना। जो हम 10-12% दे रहे हैं, 10-12% में 7-7.5% तो इसका ही है, सोलर का ही है। इसलिए देखो स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चे लोग, कितना स्टेटमेंट सही हुआ है, केवल 4 स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ओनली 1 स्टेटमेंट। आगे देखेंगे, हाँ, जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट जानते हो कि बाहर का जो भी जेनोम सीक्वेंसिंग वो काम नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करेगा, इसलिए हमारे लोग का ही जेनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप को सेलेक्ट किया गया, लगभग 10,000 पीपल का सीक्वेंसिंग किया गया है। ये सही बात है, 6-7 साल पहले ही आया था और अब ये बन के तैयार भी हो गया है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ये जेनोम सीक्वेंसिंग जो डेटा है ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर उसमें डिपॉजिट किया गया है ना, इन द रीजनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 3 देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडियन रेफरेंस जेनोम मेक्स थिंग्स क्लियर अबाउट द डिजीज यूनिक टू इंडियंस एंड द वेरिएशन इन कंपेरिजन टू एग्जिस्टिंग जेनोमिक डाटा प्राइमरली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। सही बात है ना, अभी तक जो है वो बाहर का है, विदेश का है, और वी रिक्वायर इंडियंस, क्योंकि इंडियंस लोग को कुछ डिजीज कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट करता है। यहाँ जेनेटिक म्यूटेशन है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन, उसी को देखने के लिए हम जेनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन मानसून। बच्चे लोग, भारत को ना जो रेनफॉल मिलता है लगभग 115 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलता है ऑन एन एवरेज, 115 सेंटीमीटर। और उसमें से यदि मानसून का बात करोगे तो 70 से 75% मानसून का ही कंट्रीब्यूशन है, वो भी साउथ वेस्ट मानसून का, मतलब मानसून कह सकते हो। उसमें 70 से 75% मानसून का ही कंट्रीब्यूशन है। और एलपीए देखोगे, लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो कि 50 साल का लेते हैं हम, 71 से लेकर अभी तक का लेंगे 50 ईयर्स का, तो कितना है वो तुम्हारा, क्लोज टू 87 सेंटीमीटर है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया इज क्लोज टू 87 सेंटीमीटर। सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो 115 में 87 देखोगे तो वही 70 से 75% के बीच में आएगा वो। ठीक है, समझ गए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो गलत दिया गया है, समझना होगा इसको अच्छे से। सेंट्रल इक्वेटर पैसिफिक इज कूलर बाय एटलीस्ट ½ डिग्री। देखो उसमें ½ डिग्री या ½ डिग्री से ज़्यादा हो, एटलीस्ट 1 डिग्री नहीं हो, ½ डिग्री या ½ डिग्री से ज़्यादा हो, तो फिर लालिनो कंडीशन क्रिएट होता है। यानी कि जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक है, यानी कि इक्वाडोर पेरू वाला जो रीजन है, यदि वो एरिया कूलर हो ½ डिग्री या ½ डिग्री से ज़्यादा, तो लालिनो ईयर आएगा उस समय। लालिनो मतलब इंडियन मानसून के लिए बहुत बेहतर है। यदि मान लो कि कॉन्ट्रास्ट पिक्चर हो, सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक हॉटर हो, ½ डिग्री या ½ डिग्री से ज़्यादा, तो फिर कौन सा आएगा, एलिनो कंडीशन आएगा। एलिनो मतलब रेनफॉल अच्छे से नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ½ डिग्री होना चाहिए, ½ डिग्री और मोर होना चाहिए। दूसरा देखो, बिल्कुल लालिनो का मतलब क्या है कि इंडियन मानसून रेनफॉल बढ़ता है उससे, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। एंड फोर्थ वन देखो, ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर इंडिया गेट्स अराउंड, बिल्कुल सही बात है। इंडिया को मानसून से कितना रेनफॉल मिलता है, 70 से लेकर 75% मिलता है। कि टोटल कितना है, 115 सेंटीमीटर है, उसमें से 87 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो 70 से लेकर 75% के बीच में ही होगा। तो कितना हो गया सही, 3 स्टेटमेंट सही हो गया ना, सी फॉर कैट, 3 ओनली। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैनॉट इंटरवीन इन द पिटिशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ टिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है, उसके अंतर्गत स्पीकर जो वो डिसाइड करेंगे पहले, तो उस बीच में कोर्ट नहीं आ सकता। परंतु यदि एक बार डिसाइड कर दिया तो फिर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हुआ, मगर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ जुडिशियल रिव्यू इज नॉट पॉसिबल। नो, पॉसिबल है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल 1 ओनली। समझ गए। अच्छा, अभी जस्ट बुलडोजर जस्टिस वाला जो आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोला है कि राइट टू शेल्टर कौन सा हिस्सा है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि यूपीएससी ने बैक टू बैक अभी आर्टिकल 21 को पूछा है। समझ गए। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन आया तुम्हारा जो अभी पास हुआ है बच्चे लोग, वर्क अमेंडमेंट बिल 2025। अच्छा, ये वही 3-4 तारीख जानते हो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, और हाँ लगभग 2 दिन बाद द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने भी साइन कर दिया। और 8 फरवरी
सॉरी 8 अप्रैल से ये लागू हो चुका है भारत में, 8 अप्रैल से लागू हो गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन में निकल चुका है, तो लागू हो गया है। और इसलिए देख रहे हो ना अभी बंगाल में तुमको अभी बहुत सारा हिंसा देखने को मिल रहा है। एनीवे यहाँ पे देखो, सेंट्रल वॉक काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बात है कि नहीं है ये? हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगा। वॉक फॉर यूजर डॉक्ट्रिन इज प्रोविडेड फॉर फ्यूचर लैंड क्लेम्स, ये भी करेक्ट है। अब वॉक फॉर यूजर नहीं होगा, पहले क्या था कि ओरली दे देते थे, अब जो भी फ्यूचर क्लेम होगा उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो इसलिए भाई करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया कि वॉक फॉर यूजर डॉक्ट्रिन अब फ्यूचर लैंड क्लेम्स के लिए नहीं हो सकता है। पर्सन फॉलोइंग अदर देन मुस्लिम फेथ कैन नॉट इस्टेब्लिश ए वॉक, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दूसरा धर्म का आदमी वॉक इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। एंड देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू आफ्टर द वॉक ट्राइब्यूनल डिसीजन, ये गलत स्टेटमेंट है। आप फर्दर कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना, बट विद इन सर्टन डेज, तो इसलिए गलत हो गया स्टेटमेंट ये। एंड लास्ट वन देखो, ऑल द वर्क प्रॉपर्टीज मस्ट बी अपलोडेड टू ए डेजिग्नेटेड सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद इन 6 मंथ, ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया कि जो भी जितना भी वर्क प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चीज़ आता है उसको 6 मंथ के अंदर जो सेंटर का जो पोर्टल है उसके अंदर आपको रजिस्टर करना होगा। तो देखो एक ही स्टेटमेंट हुआ है, गलत हुआ है, इसलिए सी फॉर कैट 4 ओनली, दैट्स इट, कंप्लीटेड।